अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। डाउग लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। और जनाब आज हमने कुछ बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करनी, क्योंकि एक बहुत ही अहम और बड़ा ही जो है ना बड़ा मामला होता है हमारे इर्द गिर्द, क्योंकि वालिदैन के पास ना उनका सबसे बड़ा असासा ही उनके बच्चे होते हैं। तो उनकी परवरिश करना या उन्हें ज़िंदगी के गुण सिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक मुकम्मल शख्सियत बन सकें। वालिदैन चाहे जॉब कर रहे हों, काम के सिलसिले में कितने ही बिज़ी क्यों ना, उन्हें बच्चों के साथ वक्त ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। रोज़ किसी न किसी बात पर उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, बिकॉज़ कम्युनिकेशन हमारी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। इवन दो कि उनके साथ बहुत से कामों में हम लोग मुशावरत भी कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, कोई भी फ़ैसला ले रहे हों या कुछ भी करना चाह रहे हों, उस फ़ैसले का ये नतीजा निकल सकता है जब आप उनसे मुशावरत करते हैं कि जनाब वो कम्युनिकेट करना आप लोगों से करना शुरू हो जाते हैं। उनसे पूछें और ऐसे पूछें जैसे कि वो सब जानते हों। उन्हें ये ना कहें कि आप बच्चे हैं तो शायद आपका जो अख़ज़ किया हुआ नताइज हैं या जो भी आप बताएंगे वो शायद हमारे लिए इतना पायदार ना हो, या उस तरह आप नहीं सोच रहे। उन्हें बताइए और उनसे पूछिए, वो जो भी सोच के समझ के जवाब देंगे उसको ज़रूर गौर करें। ना सिर्फ इतना बल्कि वो कुछ ना कुछ जवाब तो देने की एटलीस्ट कोशिश तो करेंगे ना। और कम उम्री में वैसे भी वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो इतनी सी बातचीत भी हो जाए तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत ज़्यादा होती है। और मुसलसल कई साल अगर ऐसा किया जाए तो 10 से 12 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं ना, वो ये बावर हो जाएगा उन्हें कि वो घर का एक अहम फ़र्द भी हैं और उसके माँ बाप उसके एक बेहतरीन दोस्त हैं। और सिर्फ इतनी सी टेक्निक इतनी असर हो सकती है कि बच्चों में खुद एतमादी और जो दोस्ताना रवैया है ना वो पैदा कर सकती है। ना सिर्फ ये बल्कि बच्चा कम उम्री में ही मैच्योर हो जाता है, अक्लमंद हो जाता है और अमल पसंद आपको नज़र आएगा। और ये 3 खूबियाँ ऐसी हैं कि जो किसी भी शख्स को कामयाब बना सकती हैं। मगर हमारे यहाँ क्या होता है कि अमूमन वालिदैन गलती ये करते हैं कि वो बच्चों के साथ बातचीत ही नहीं करते हैं, कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं। और बातचीत तो दूर की बात है, उनके साथ वक्त बिताना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं। वक्त बिताना ज़रूरी नहीं समझते, यहाँ पर वो अपने काम काजों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं कि जिसके नतीजे में वो अपने बच्चे को बिल्कुल तनहा छोड़ देते हैं। उनसे बात नहीं करते हैं, उनसे पूछते नहीं हैं उनका कि पूरा दिन उन्होंने क्या किया है। तो चाहे इन्हें वीडियो गेम्स या मोबाइल्स या फिर होम ट्यूशन्स की भी ज़रूरत जो है वो फ़राहम की जाए, पर उनकी जो शख्सियत है ना उसमें कभी भी इस कमी की जो कंपनसेशन है ना वो नहीं हो सकती है, जो वालिदैन की अदम तवज्जो और दूरी से पैदा होती है। और ये खला ख़ास तौर पर बच्चों में रह जाता है और कभी इस तरह से नहीं भरता है। फिर चाहे वो जितना मर्ज़ी बड़े होकर आप उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, आप उन्हें समझाने की कोशिश करें, लेकिन ग्रोइंग एज में, इनिशियल ग्रोइंग एज में जब आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो फिर बड़े होकर कोई फ़ायदा नहीं होता। आप उनको जितना मर्ज़ी समझा लें, जो उनके दिमाग में ऑलरेडी बिल्टअप हो गया है, जो कंटेंट बिल्टअप हो चुका है उनके दिमाग में, वो वैसा ही रहेगा। तो इसलिए कहते हैं जो बच्चों की ग्रोइंग एज होती है ना 5 से, इवन दो कि अब कहा जाता है कि बच्चा जब कह लें कि 6 से 1 साल की उम्र में भी होता है तब भी वो बहुत सी चीज़ें अपने माँ बाप की एक्टिविटीज़ जो है ना उनको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। तो कहा भी जाता है कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो क्लीन स्लेट की तरह होता है। तो ये माँ बाप पे डिपेंड करता है और ख़ास तौर पर ख़वातीन पर, जो माएँ होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने बच्चों के साथ उनके साथ वक्त ज़्यादा स्पेंड करती हैं, घर में होती हैं और उनके साथ वो अच्छे तरीके से एक्टिविटीज़ करके उनकी जो ग्रोइंग एज में उनका माइंड डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कामकाज पर भी जाना होता है बहुत सी माँओं ने, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। जब वो वापस आती हैं फिर घर पर आकर घर का काम भी करना, बाकी बच्चों को संभालना, किचन का काम भी करना, घर के बाकी लोगों को भी देखना, तो थोड़ा
टाइम मैनेज करना मेरे ख्याल से उनके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारी माएँ जो हैं वो मल्टीटास्कर होती हैं। वो घर का हर हिस्से को संभाल कर रखती हैं, अपने बच्चों को भी संभाल कर रखती हैं, उनकी अच्छी तरबियत भी करती हैं। तो इसलिए जो है ना, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें थोड़ी सी अपने अंदर चेंजिंग्स लेकर आने की ज़रूरत है। और माँओं को मैं ख़ास तौर पर ये कहूँगी कि जनाब, आपका अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा होना चाहिए, मज़बूत होना चाहिए कि उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें बाहर अपने दोस्त बनाने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह की कंपनी में उन्हें मुलव्वस होने की ज़रूरत ना पड़े कि जो उनकी शख्सियत को निखारने की बजाय बिगाड़ेंगी। हमारे घर में ही हमारे बहुत सारे अच्छे दोस्त, हमें ऐसे रिश्ते मिल सकते हैं जो हमें अच्छा गाइड करेंगे। बाहर की अब दुनिया जो है ना, वो आपको सिर्फ कह लें कि जो बाहर जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं ना, सिर्फ आपको वो ही दिखाती हैं। इंटरनल उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं वो आपको नहीं बताते हैं। वो सिर्फ आपको वो जो चमकदार, कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, तो यही चीज़ है। ये दुनिया भी ऐसी ही है। और बाहर ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपके साथ अच्छा रह रहा है, अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, आपके काम आ रहा है, तो शायद वो आपका मुखलिस दोस्त ही हो। तो ये परखना बड़ा ज़रूरी है। तो लेकिन मैं तो कहूँगी कि हमारे जो इर्द गिर्द हमारे जो अपने रिश्ते होते हैं ना, इनसे बेहतर दोस्त, इनसे बेहतर कह लें कि आपकी शख्सियत के हवाले से कोई और नहीं आपको बता सकता है, आपको अच्छा मशवरा भी नहीं दे सकता है बाहर। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जेलसी के अंदर भी आ जाती है, दोस्तों के अंदर भी जेलसी आ जाती है अगर आपने बाहर बनाए हो। तो इसलिए अपने घर में अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने की कोशिश करें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने की कोशिश करें, अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करें, और जो प्यार ख़त्म होता जा रहा है ना हमारे रिश्तों में, इनको बढ़ाने की कोशिश करें। तो हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और वीकेंड है तो वीकेंड पे हम चाहते हैं कि जनाब आप सुबह सुबह ही जो है अपनी योगा क्लासेस ले लें। और क्योंकि अगर सुबह सुबह ही हम फिट रहेंगे और एक्टिव हो जाएंगे ना, तो हमारा पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। तो आज हमें सुलाफ़ नकवी ने ज्वाइन किया है, तो आज हमें कौन सी योगा टिप्स दे रही हैं उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की योगा टिप्स लेते हैं। जी सुलाफ़, ओवर टू यू। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं योगा से आप अपना वेट गेन कैसे कर सकते हैं। मैंने भी ये सोचा और मुझे मैसेजेस भी बहुत आए और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप हमेशा फैट लॉस पे बात कर रही होती है, वेट लॉस पे बात कर रही होती हैं, क्या उनका कोई हक नहीं है इन सेगमेंट्स के अंदर, या उनका हिस्सा नहीं है कि जो वेट गेन करना चाहते हैं। बिकॉज बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं होता। सो ये सेगमेंट उन लोगों के लिए जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं। हमें आप याद हैं, बिल्कुल याद हैं। सो इसीलिए हम ये चीज़ अब आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं वेट गेन के लिए। सबसे पहले आप एक प्रेशर पॉइंट देखेंगे, डोमिनेंट हैंड से आप याद रखिए, यानी कि जो आपका डोमिनेंट हैंड है उससे, या आप अपने लेफ्ट हैंड पर भी ये मुद्रा या प्रेशर पॉइंट बना सकते हैं। आपकी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर की बेस पर, आपकी पिंकी फिंगर के बिल्कुल साथ यहाँ पर आपने इसको प्रेस करके रखना है। अब आपने इसको प्रेस किया, दोनों हाथों से कर सकते हैं, प्रेस करके रखा काफ़ी देर के लिए, 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए, या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, उस दौरान आप ये मुद्रा बना सकते हैं। याद रहे कि मैंने जिस तरह बहुत दफ़ा बताया कि साइकोसिमेटिक होती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लें तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो वेट गेन उसके सामने इतना बड़ा मसला है ही नहीं। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं। क्या होगा, सबसे पहले आप जाएंगे वज्रासन के अंदर। वज्रासन में इस तरह से बैठा जाता है कि आपकी जो लेग्स हैं या आपके पाँव हैं वो बिल्कुल आपकी थाइज़ के नीचे होते हैं, और उस तरह आप रिलैक्स होकर बैठ गए। मैं रेकमेंड करूंगी और हमेशा रेकमेंड एक चीज़ करती हूँ और हमेशा एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस पोस्चर में बैठकर खाना खाएं। वो हजरात जो अपना वेट भी बढ़ाना चाहते हैं वो भी अगर खाना भी इस पोजीशन में खाते हैं, या आप यहाँ पर 1 मिनट से 5 मिनट तक इस चीज़ में 2 से 3 दफ़ा बैठते हैं, तो आपका जो डाइजेशन भी बहुत सही हो जाएगी। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई इश्यूज़ भी हैं खुदा न खास्ता, वो भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आपका मेटाबॉलिक रेट जो कि हाई है वो नॉर्मल हो जाएगा, जितना उसको एक्चुअली होना चाहिए, ताकि आप वेट गेन करने का जो आपका टारगेट है वो आप अचीव कर सकें। आप यहाँ पर रहेंगे कितनी देर और गौर करेंगे अपने इस एरिया पर, और इनहेल एंड एक्सहेल, या अपना एक हाथ यहाँ रख लें या आप अपना हाथ ही जो दोनों हैं वो हार्ट रीजन पर रख सकते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल।
डाइट का साथ साथ आप अपने ख्याल रखेंगे कि वर्कआउट का ये मतलब नहीं कि आप वर्कआउट कर रहे हो और डाइट भूल गए, उसका आप अपना ख्याल रखोगे। अब मैंने जैसे कहा योगा भी, या आप मसल बिल्डअप कर सकते हैं। अब योगा आपके मसल मास को बढ़ाता है, उसमें आपको क्या करना होगा, कोबरा पोज में जाना होगा। कोबरा पोज में जाने के लिए याद रखिए आपको सबसे पहले जस्ट लाई डाउन, और यहाँ पर आपने अपने हाथ बिल्कुल रखे अपनी चेस्ट के साथ, अपने एल्बोज को मिला लिया और लिफ्ट एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। इसके अलावा एक एक्सरसाइज जो आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन के अंदर हेल्प करेगी, कि अब आप अपना वेट गेन करना चाह रहे हैं तो पवन मुक्त हम जिसको कहते हैं, वो आसन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आपने क्या किया, आपने अपनी पोजीशन ली और जस्ट लाई डाउन, और इसके बाद आप अपने पहले इसको ऑल्टरनेट लेग से भी कर सकते हैं। एक लेग आपने स्ट्रेट रखी और इस तरह से आप इसको स्ट्रेच आउट करें, कोशिश करें। अगर आपकी नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेन नहीं है, तो आप यहाँ इसको टच कर सकते हैं। इसी तरह आप दूसरी लेग से करेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर आपकी नेक में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको करते हुए थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, वो आपके लिए मसला होना शुरू हो जाएगा, नेक में पेन शुरू हो जाएगा। या अगर आपको लग रहा है कि इस आसन को करने से वैसे ही मेरी नेक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, या मुझे लग रहा है स्टिफ हो गई है या पेन है, तो आपने क्या करना है, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। एक चीज़ हमेशा याद रहे, क्या हम रेस्ट करते हैं कॉन्शियसली, हमें ये लग रहा होता है कि जब हम बैठे हैं या लेटे हैं तो हम रेस्ट कर रहे हैं। जब आप कॉन्शियसली कोई चीज़ करते हैं फोकस के साथ, तो आपका कोई भी गोल होता है वो आप अचीव कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या होगा, आप अपनी लेग्स को बिल्कुल जिसे हम फ्रॉग लाइक हम कहते हैं, उसमें आप गए, आपने अपनी लेग्स को यानी अपनी सोल्स को इस तरह से जोड़ लिया, और उसके बाद जस्ट लाई डाउन, और उसके बाद आपने अपना यहाँ हाथ रखा एंड जस्ट रिलैक्स। या अगर आपको ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो हम जिसे कॉप्स पोज कहते हैं, कॉप्स पोज यानी अपने हाथ आपके दोनों जो होंगे थोड़े से वाइड होंगे, लेग्स को थोड़ा सा वाइड किया और कॉन्शियसली फोकस के साथ रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल। ये चीज़ करेंगे 1 से 2 मिनट तक या 5 मिनट तक आप इस चीज़ को दोहरा सकते हैं। लेकिन कोई भी आसन करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखें, आप फ़ौरन से उठ रहे हैं या फ़ौरन से ट्विस्ट किया और वापस आ गए, ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रबल कर सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी होंगी वो ये होंगी कि योगा के तमाम वो पोस्चर्स जो आपके मसल मास को ज़्यादा बिल्ड करने में आसानी देते हैं, जिस तरह हम प्लैंक कर रहे होते हैं जो कि एक्सटेंडेड। ठीक है जी, सुलाफा नकवी हमारे साथ मौजूद थी और योगा के थ्रू आप अपना वेट किस तरह गेन कर सकते हैं उन्होंने आज हमें वो बताया। सुलाफा आज के लिए बहुत शुक्रिया, और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जो रोज़ाना वीकेंड पर हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि आपने किस तरह अपनी एक तो शख्सियत को निखारना है, दूसरा ये कि आप किस तरह एक बेहतरीन एम्प्लॉय बन सकते हैं, आपके अंदर किस तरह की जो है ना वो स्किल्स होनी चाहिए, किस तरह की आपकी जो है हैबिट्स होनी चाहिए जो आपको आगे कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने आपको सिखाया कि इंटरव्यू किस तरह देना है, आपने अपनी CV किस तरह बनानी है, फिर कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए एक एम्प्लॉय के अंदर। और आज हम बताएंगे कि बहुत से जब एम्प्लॉयज़ होते हैं जब वो अपनी जॉब पर जाते हैं तो कुछ अरसे बाद ना एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, वो अपना कंफर्ट जोन वो उस तरह बाहर नहीं निकल पाते, उसमें से किसी और चीज़ के बारे में एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ना कह लें कि उसी एक दायरे के अंदर रह जाते हैं। तो आज हम उसको दायरे को वसी करने की कोशिश करेंगे कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आप किस तरह कामयाब हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन कौन सी आदत हैं जो उसको बेहतर करने की
होती है, कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन तक हम किस तरह जा सकते हैं। ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही होती हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो रही होती है ऑफिस में। लर्निंग जोन में आप किस तरह बेहतर हो सकते हैं, क्या पॉलिटिक्स भी इस कंफर्ट जोन का हिस्सा होती है, ये नहीं होती है। तो ये तमाम तो जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे ऑफिस में हमारे साथ होती हैं, उसके हवाले से हमने जानना है कि अपने कंफर्ट जोन से अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में हम किस तरह बाहर निकल सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जॉगो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद साहब, कंफर्ट जोन जैसे कहते हैं कि जी कंफर्ट जोन या तो आपके जॉब में हो या बिजनेस में हो, या आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वाकई ये दुश्मन है? अगर दुश्मन है तो कैसे है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। बल्कि मुझे अभी मैं रिकॉल कर रहा था कि सीरीज जैसे हमने शुरू की तो सीवी से हमने शुरू किया, सीवी इंटरव्यूज और पिछला हमने किया फर्स्ट 90 डेज कैसे गुजारे। 90 डेज। अब ये वो ज़माना है जब कंफर्ट जोन की जैसे आप बात कर रही हैं, ये वो ज़माना है कि आपको जॉब मिल गई और आप वहाँ पर कंफर्टेबल हो गए काम कर करके। तो अब व्हाट इज नेक्स्ट, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि क्या ये सबसे बड़ा दुश्मन है, तो यस, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसको कहते हैं अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारते हैं, इसके ट्रैप में आने के बाद लोग दुश्मन नहीं होते आपके, आपको दुश्मन हो जाते हैं जब आप इसमें चले जाते हैं। होता क्या है इसकी, जो अगर मैं बताऊं कि किस तरह से हमने जैसे बात की कि पहले तो आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट स्ट्रगल की, कई जगहों पर सीवीज ड्रॉप किए और फाइनली आउट ऑफ दोज 100 सीवीज आपको शायद 4 या 5 से कॉल आई, फिर एक जगह पर आपको जॉब मिल गई। फिर हमने एफर्ट करके सीख के इन फर्स्ट 90 डेज बहुत अच्छे गुजार लिए और हम परमानेंट हो गए। एग्जैक्टली। नाउ इज द टाइम जबकि हम चीज़ें देख रहे हैं अपनी खुली आंखों के साथ, एनवायरनमेंट देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अलावा हम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हम नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। नेटवर्क मींस विद इन द टीम एंड बियॉन्ड आवर टीम। और चूंकि हम नए आंख खुली है, इस दुनिया में आए हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री के लोगों से भी मिलें, सिर्फ अपने ही जगह पर नहीं बल्कि डिफरेंट जगहों पर। तो ये हम इस वक्त लर्निंग मोड में हम सीख रहे हैं, नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। बट अगर आपको एक जगह पर नंबर 1 और एक रोल में 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, तो फिर आपके कंफर्ट जोन में चले जाने के इम्कानात सबसे ज़्यादा है। दैट्स द ट्रिगर बेसिक, इसको अगर मैं क्वांटिफाई कर सकूं। तो इसमें होता क्या है, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं? एक तो ये कि 3 महीने जैसे हमने शुरू में बात की थी, फर्स्ट 90 डेज में आप चीजें सीख रहे हैं, आपको सर्वाइवल का प्रॉब्लम है अच्छा, कि कहीं निकाल ना दे, कंपनी ना फारिग कर दे। तो उस सर्वाइवल मोड में आप मैक्सिमम चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक पहला स्टॉप आपको कंपनी ने दिया, एक रिलैक्स किया कि अब आप परमानेंट हो गए। अब आप कंपनी इसलिए कर रही है कि आप में एबिलिटी है कि आप काम कर सकते हैं, तो अब आप वहां पर रहकर रिलैक्स होकर काम करें, सर्वाइवल थ्रेट में ना रहें आप। अब आप जब ये करना शुरू करते हैं और आप सीखते हैं, लेट्स से मैं आपसे आके पूछता हूँ मैम एंकरिंग कैसे करते हैं, आप मुझे टिप्स बताती हैं 4-6, फिर मैं कैमरा के पीछे जाके देखता हूँ एंगल्स कौन से होते हैं, किस तरह से जाता है, फिर मैं पोस्ट प्रोडक्शन सीखता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये सारा प्रोसेस 3 साल में सारा अंडरस्टैंड करना या सारा उसमें अंडरस्टैंड किया जा सकता है, एक्सेल नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं उस ट्रैप में आ सकता हूँ कि मैंने सब कुछ देख लिया है, अब ये कौन सा मुश्किल काम है यार, कैमरे को जरा सा ऐसे करना और ऐसे करना, बस इतनी सी बात है। अच्छा प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, यहाँ से कट करके इधर कर रहे हैं, या आपको देख के मैं कहूँगा अच्छा ये तो 2-4 चीजें आपने स्माइल रखनी है, तो ये मैं उस ट्रैप में आ सकता हूँ। सो विद इन 2-3 ईयर्स मैं अगर माइंडफुली अपना ट्रैप नहीं देखता कि मैं अपने ही जाल में फंसने के चक्कर में जाने लगा हूँ, तो फिर क्या होगा, मुझे लगेगा कि सब आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, हर चीज 2-2, 3-3 दफा करने ये पहली निशानी है कंफर्ट जोन में। ये पहली निशानी है कि आपको सारी इजी लगनी शुरू हो जाती हैं चीजें। जी हाँ, सारी इजी लगने शुरू हो जाती हैं, इवन दूसरे का काम भी जिसने बड़ी एफर्ट की। हम कई लोगों को देखते हैं वो 15-15, 16-16 साल रह के काम कर रहे हैं, तो समटाइम्स हमें लगता है कि यार ये तो शायद कंपनी पे बोझ है या ये क्या है कि काम करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। वो उसमें अगर वो कंफर्ट जोन के ट्रैप में नहीं आ रहे, मिसाल के तौर पे आपका ये प्रोग्राम बहुत डायनामिक है, मुख्तलिफ तरह के लोग आते हैं, आप उससे खुद भी सीखते हैं और लोग भी सीख रहे होते हैं, तो अगर आप उस लर्निंग फेज में चलते चले जा रहे हैं फिर तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अंदाजा है कि अच्छा यार बस यही रूटीन है, आप जैसे मैंने कहा कि 3 मंथ्स के बाद आप 3 इयर्स तक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो अगर आपको लग रहा है यही रूटीन है एंड यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग, ये दूसरी निशानी है। 3 साल के बाद ड्यूरिंग 3 इयर्स आप कहते हैं कि यार ठीक है वही रूटीन है, सुबह उठना है, लोगों से मिलना है, एक प्रोग्राम करना है उसके, और वही लोग हैं जिनसे मुलाकात करनी है, कोई नया चेहरा नहीं है, दुश्मन भी वही एस्टेब्लिश्ड है, दोस्त भी एस्टेब्लिश्ड है वर्क प्लेस के। तो फिर इसका मतलब है कि यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू, लेकिन आप एक चीज़ लर्न कर रहे हैं जो जहर कातिल है।
ओके। और वो है ऑफिस पॉलिटिक्स। जब आप कंफर्ट जोन में आ गए, अच्छा, आप रिलैक्स हो गए, आपको समझ आ गई कि अच्छा ये 2-4 मोटी मोटी चीजें हैं आपके ख्याल में, फिर आप क्या सीखेंगे? आप उस सर्वाइवल मोड से तो निकल चुके हैं, अब आप टांगे खींचना शुरू करेंगे। फिर मैं कहूंगा कि अच्छा मुनीबा का ये रूटीन है और मुझे किसी ना किसी तरह से इस जगह पे जाना है क्योंकि मैं एम्बिशियस हूँ इस जगह पे जाने के लिए। और मैं फिर ये नहीं देख रहा कि आपने क्या स्किल सेट है, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं किस तरह से वहाँ पर जा सकता हूँ, डाउन कर सकता हूँ। वहाँ पे जाना शायद बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बुरी बात है कि मैं खींच के पीछे लेके आऊँ। तो अब मैंने ऑफिस पॉलिटिक्स सीख ली, फिर मैंने लोगों के साथ। अच्छा, ये भी कंफर्ट जोन का हिस्सा है ऑफिस पॉलिटिक्स भी? ये लाजमी हिस्सा है। आप कंफर्टेबल हुए, कंफर्ट जोन में चले गए और आप सर्वाइवल मोड से निकलने के बाद आपने लर्न कर लिया। अब आप कहते हैं चूंकि आपने बाकी इंडस्ट्री में कहीं अपनी जगह तलाश नहीं की, अच्छा, आपने अपने आप को इक्विप नहीं किया लेटेस्ट नॉलेज के साथ, अपना विजन ब्रॉड नहीं किया, फिर आप क्या करेंगे? इंसानी ज़हन है ना, वो काम तो कुछ ना कुछ करता रहेगा। फिर वो करेगा कि जो लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दें कि इसको निकाल दूं, इसकी बुराई कर दूं, उसके बारे में बॉस को नेगेटिव कमेंट्स पास कर दूं, इनको साइड पे कर दूं, जाके चुगलियां लगा दूं, गॉसिप्स कर लूं, इसके साथ बैठ के उसके साथ बैठ के। आप देखिए ये वेले दिमाग के है ना, वो क्या कहते हैं, डेविल्स वर्कशॉप, एम्प्टी ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। तो फिर आपने जब कंफर्ट जोन में चले गए हैं और बुरी तरह फंस गए हैं उसमें, 4-5 साल के बाद आपने हॉरिजॉन्टली लर्न करना भी छोड़ दिया, वर्टिकली ग्रूम करना भी छोड़ दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? इंसानी ज़हन है, उसकी मजबूरी है कुछ ना कुछ करना, तो फिर सियासत करेंगे। और नेगेटिव सियासत, मैं ये नहीं कहता कि सियासत बुरी बात है, आप दोस्ती करते हैं, लेकिन ये तो हर जगह होती है ना फवाद साहब, ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह होती है। मैं तो कहती हूँ घर में भी होती है ये चीजें, सिर्फ ऑफिस में नहीं होती, हर जगह हो रही थी। तो फिर कैसे इसका इलाज क्या है, फिर इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखिए सियासत जो है ना एक नेगेटिव कॉनोटेशन बन चुकी है उसकी, लेकिन जहाँ पर भी कहा जाता है जहाँ पे 3 लोग हैं वहाँ पर सियासत है। अच्छा, कैसे? हम किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं, मतलब क्रिकेट मैच हो रहा है तो मैं कहूंगा पाकिस्तान जीतेगा, आप कहेंगे नहीं जीतेगा। अब तीसरा बंदा है, उसको हम अनवांटेडली अनइंटेंशनली चाह रहे हैं कि वो मैं चाह रहा हूँ मेरे साथ मिल जाए, अब चाह रहे हैं आपके साथ मिल जाए, तो सियासत हो गई शुरू। अब इसको नेगेटिवली यूज करना कि मैं किसी ना किसी तरह आपका मजाक उड़ाऊं और बिलिटल करूं या आपकी बुराई करूं कि आपको क्या पता है इस गेम का, आपको तो अंदाजा ही नहीं है, आप मुंह उठा के ऐसी बात करना शुरू कर देंगे, वहां से फिर नेगेटिविटी शुरू हो गई। पॉजिटिविटी क्या है कि मैं मिलके मैं चाहता हूं कि अच्छा यार मुझे अंदाजा है कि स्पोर्ट्स पे, लेट से क्रिकेट की मैं एग्जांपल तो मेरा नॉलेज अगर ज्यादा है तो व्हाई डोंट आई शेयर माय नॉलेज विद देम, जिससे हम सब ऊपर उठेंगे और ग्रूम करना शुरू कर देंगे। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पॉलिटिक्स तो हर जगह पे है, तो फिर इसका इलाज ये है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स में जाएं। अच्छा, पॉजिटिव में जाएं, एक दूसरे को खींच के। आपके पास जो नॉलेज है, देखें मुनीबा, हम अक्सर सुनते आ रहे हैं, मैं तो बचपन से कई लोगों को देखता आ रहा हूँ, वो कहते हैं जी हम अभी भी लर्निंग फेज में हैं, और जब देखते हैं तो वो ही इज अबाउट 60-70 जी जी एग्जैक्टली। तो अब समझ आती है एट इस एज एटलीस्ट मुझे कि अच्छा ये वाकई ठीक कह रहे हैं कि ये लर्निंग फेज अगर चलता चला जाएगा तो ही आप आगे सीखते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। कंफर्ट जोन का जो सबसे पहली ब्रेक है ना, वो है फियर जोन। फियर जोन कैसे आ जाता है, क्या होता है? मतलब मुझे अगर 5 साल हो गए हैं काम करते हुए, जो मैंने कहा 3 से 5 साल, जी जी, तो 5 साल हो गए काम करते हुए, अब इसी काम में दुनिया आगे निकल चुकी है, इस काम में दुनिया में नए ट्रेंड्स आ चुके हैं, इतना डायनामिक एनवायरनमेंट आ चुका है कि मुझसे आगे निकले हुए लोग मुझे नजर आ रहे हैं, और खासतौर पे जो जूनियर आ रहे हैं पीछे मुझे नजर आ रहे हैं, इनके पास शायद एक्सपीरियंस कम है लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा है। ट्रू। तो मैं अब मेरे लिए फियर क्या है कि यार इस बच्चे से पूछूं, ये सबसे बड़ा फियर कि मैं पूछूंगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा ना इससे पूछ के, तो ये क्या समझेगा कि इसको सर को कुछ भी नहीं पता। तो एक तो ये फियर है, दूसरा है फियर ऑफ अननोन जिसको कहते हैं। अच्छा, कि यार आगे पता नहीं क्या है, आगे इंडस्ट्री बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, पता नहीं क्या होगा। अच्छा, ऑफिस में बातें चल रही हैं कि कंपनी का एक सेटअप ओवरऑल चेंज होने वाला है, कंपनी सोच रही है नई इक्विपमेंट ले आए, नई चीज़ें ले आए, तो अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जो जूनियर मोस्ट आदमी है वो और मैं, हम बराबर आ जाएंगे क्योंकि इक्विपमेंट नया आ गया, ये नई चीज़ आ गई। तो ये जो फियर्स हैं 3-4 किस्म के, ये है कंफर्ट जोन में आपको हमेशा रखता है। कंपनी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और ओवरऑल स्टडीज के एनवायरनमेंट एडवांसमेंट जिसको कहना चाहिए, ये सारे फिर आपको डरा के रखते हैं। तो आपको उस कंफर्ट जोन में रहते हुए फिर आप इसमें दबते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर आप मीटिंग्स में जाते हैं, कोई सीनियर्स आपको बुलाते हैं, जूनियर जो भी कहते हैं आपको के जहन में ये नहीं है कि वो अच्छी बात कर रहे हैं, आपके जहन में ये इसको स्नब कैसे करूं
क्योंकि इसकी बात अगर बड़े बॉस को पसंद आ गई तो वो ग्रो कर जाएगा, वो ग्रो कर जाएगा। एग्जैक्टली हाँ, आपको पता है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, आपसे बेहतर आप दुनिया के साथ सच नहीं बोलते, आप अपने साथ सच बोलते हैं। बिल्कुल तो आप अपने आप के साथ अगर सच बोल रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि ये मैंने गड़बड़ की है, तो एक दो दफा अगर हुई है तो फॉरगिवेबल जरूर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब मैं आगे की तरफ जाने के बजाय पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया। उसको नहीं रोक सकता, वो 2 दफा मैं ट्राई करूंगा और रुक जाए, तीसरी दफा मेरी साजिश में आ जाए, अल्लाह का निजाम है, वो आगे बढ़ जाएगा। आप अपने आप को रोक रहे हैं। तो आप अंडरस्टैंड करें उस फियर जोन को, ठीक है, कि मैं डर रहा हूँ नई चीज़ सीखने से, नए एनवायरनमेंट पे जंप लगाने से, और मैंने वो मेहनत जो कि 5 साल पहले की थी, जॉब हासिल करते हुए, इंटरव्यू देते हुए, सारा कुछ वो मैंने छोड़ दी है, लेकिन सिस्टम की ज़रूरत ये है कि वो एफर्ट दोबारा करनी है। तो उस फियर जोन से निकल के फिर आप उसी एफर्ट जोन में दोबारा एफर्ट करेंगे। लेकिन बहुत से लोग इस फियर जोन में, बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं वो ना दब के रह जाते हैं, वो मतलब अपने ही शेल के अंदर चले जाते हैं। जी, तो वो फिर मतलब क्या वो फिर किसी से काउंसलिंग लें या खुद ही अपने आप को काउंसिल करें, फिर उनके लिए क्या कहेंगे आप? इसमें बड़ी दिलचस्प बात है, और मैं इस पे हाईलाइट ये करूँगा कि आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम जब हमने चेंज मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट किया, आई वाज इन टेलीकॉम, तो आई वाज लीडिंग वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स। तो उसमें मैंने कैटेगोरिकली जाके सबको बताता था कि सन 2000 से पीछे जो बिजनेस डायनेमिक्स थी वो थी कि जॉब मिली और आप 40 साल के लिए नौकरी मिल गई आपको। अच्छा। तो और 25 साल के बाद आई रिमेंबर मेरे अब्बू बैंक में थे, तो 25 साल जब उन्होंने जॉब कर चुके थे, तो मजे की बात है 25 साल की कंप्लीट करने का गोल्ड मेडल उनको मिला बैंक की तरफ से, और वो भी मिला जाके एट 31 इयर्स मुकम्मल होने के बाद। अच्छा। तो वो यानी बताना ही चाह रहा हूँ इतना लेट के, ठीक है 25 साल का मतलब तो सिर्फ ये है कि आपने लॉयल्टी शो की है कंपनी को। तो उससे पहले तो समझते थे नहीं, ये अगर 5 साल में 8 साल में मूव कर रहा है तो ये तो लॉयल नहीं है कंपनी के साथ। आई रिमेंबर जब मुझे कंपनी की तरफ से, टेलीकॉम की तरफ से मिला 5 साल सर्व करने के लिए एक शील्ड मिली, तो मैंने जाके अब्बू को दिखाया, मैं कहा अब्बू देखें बिजनेस डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। जो रिकग्निशन आपको 25 साल सर्व करने के बाद मिली थी, मुझे 5 साल के बाद मिली। 5 साल के बाद मिल गई। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई बड़ा कमाल किया, इसका मतलब ये है कि दुनिया में अब टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस इतनी क्विक हो गई हैं, इतनी रैपिड है कि हमारे साथ काम करने वाले लोगों को आप देख लें, या तो वो आपकी इंडस्ट्री में चैनल्स शायद 10 सालों में 3 चैनल चेंज कर चुके होंगे, या वो अपने रोल चेंज कर चुके होंगे, फ्रंट एंड से बैक पे वगैरह वगैरह, बहुत सारे डायनेमिक्स। तो आपको जो जैसे आपने ये क्वेश्चन किया इसका कि जो इंडस्ट्री डायनेमिक्स जैसे मैं कहना चेंज हो रही है, तो बी रेडी फॉर दिस के यार डायनेमिक्स चेंज हो चुकी हैं। तो जिस तरह इंडस्ट्री चेंज हो रही है, अब एक जगह पे बैठ के 40 साल की जो नौकरी है वो ख्वाब हो गया। अच्छा। अब इंडस्ट्री बदल रही है, गवर्नमेंट जॉब्स में चेंजेस आ रही हैं, वो वाली चीज़ें नहीं रह रही जो पहले हो रही थी, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर। तो फिर क्या करना है? चेंज मैनेजमेंट। अच्छा। सबसे पहली बात, अपने आप को चेंज करें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर जॉब। आपकी जॉब स्किल, रिमेंबर दिस, पहले जो 30 साल में या 20 साल में चेंजेस आती थी ना, अब 1 साल में आ जाती हैं। आप खुद माशाल्लाह इसमें हैं, आप देखती होंगी BBC CNN वगैरह पे हाँ क्या चल रहा है, तो किस कदर ज़्यादा डायनेमिक्स चेंज हो गई हैं, क्या कुछ है। बल्कि कई दफ़ा आपको खुद फील होता है कि यार मैं या हमारी जो कंपनी है या हमारा डिपार्टमेंट है वो इंटरनेशनल चैलेंजेस से बहुत पीछे है, ये आपको नजर आ रहा होता है। तो फिर आप उस स्ट्रगल में होते हैं कि किसी तरह से उस एडवांसमेंट दरमियान में हम कहीं भी कर लें। तो दैट्स द राइट वे टू डू इट। चेंज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो तब करेगी जब उसको महसूस होगा। आपने साथ साथ करनी है अपनी चेंज मैनेजमेंट। तो अगर आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं तो फिर फियर जोन के ट्रैप में नहीं आप नहीं आते। अच्छा। फिर आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं, फियर को फेस करना जान लेते हैं। सही। फियर कम नहीं होता। सही। वो कहते हैं ना, व्हाट इज द बेस्ट वे टू फेस द फियर? फेस द फियर। दैट्स द ओनली वे टू फेस द फियर। और कोई इलाज नहीं है। आपको मजे की बात बताऊं, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो एक इंटरनेशनल प्लेयर है हमारे ना, फास्ट बॉलर। तो मुझे याद है मैं खेल रहा था एक दफ़ा, तो उन्होंने बॉल किया, तो मैंने नई बैटिंग शुरू की। अच्छा। बॉलर था मैं पहले, तो इंजरी हो गई, मैं बैटिंग शुरू की। मुनीबा उनके हाथ से बॉल छुटा ना, नया बॉल। हाँ। तो मुझे एक लम्हे को लगा कि 2 गेंद निकले। अच्छा। वो मूव हो गया गेंद, तो मैं जरा सा, तो एक लम्हे में आके बॉल मेरे सर पे लग गई। अच्छा, मैं नीचे गिर गया और मेरे साथ दोस्त आए, किसी ने ग्लव्स उतारे, किसी ने शूज उतारे, 1-2 आवाजें मुझे मुसलसल कानों में पड़ रही है, मुंडा मर गया, उठा। अच्छा, somehow I managed to get up। वो मुझे उठा के बाहर लेके गए, आधा घंटा जरा रेस्ट वगैरह करवाया, मैं एडजस्ट हुआ। तो मैंने फिर अपने वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो फास्ट बॉलर, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा खेलें? तो मुझे कहता है अब मर जाएगा। मैंने कहा अब नहीं मरूंगा, जो होना था वो हो गया।
सो आई नो हाउ टू फेस द फियर नाउ। तो अब जो लगना था मुझे लग गया, मुझे बचना आ गया है। तो पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे मैं हिट विल गा लूँ। सो आई वांट टू से, ये मैं हमेशा कोट करता हूँ, जब आप इस फेज में हो, कंफर्ट जोन से फियर में हो, तो फिर आप उस जगह पे फियर को फेस करना सीखें, सही, उससे बचने के तरीके सीखें और उसको फेस करना। ये दोनों दो हिस्से हैं। और फिर आप लर्निंग जोन में जाते हैं। तो ये लर्निंग जोन वही है जो फर्स्ट 90 डेज में ये जॉब हासिल करते जो हुए हमने आपने किया था। हाँ, सो राइट देयर यू हैव टू बी वेरी मच इनटू इट, कि आपने लर्निंग जोन में रहना है और इसको अपग्रेड करते रहना है। एक तो ये है कि अपने साथ साथ ये तमाम तक चीज़ों को, अपने स्किल्स को भी अपग्रेड करते रहना है। जिस तरह नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, आप उनको सीखें, आप उनके बारे में जानने की कोशिश करें। तो क्या ये लास्ट स्टेप है लर्निंग जोन, या इससे आगे भी कुछ है जो हमें सीखने की जरूरत है? लर्निंग जोन से आखिर पे है ग्रोथ जोन। अच्छा, ग्रोथ जोन क्या है? ये 4 स्टेप्स हैं इनफैक्ट, अगर मैं क्विकली इसको समराइज कर सकूं। सबसे पहले है कंफर्ट जोन, हाँ जी, जो कि किलर है। ओके, उससे आपको लड़ाई करनी है हर रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है, तो उसके ट्रैप में ना आए। दूसरा है, यहाँ पे रखता क्या है आपको? फियर जोन रखता है। हाँ, वो फियर ऑफ अननोन है, फियर ऑफ चेंज है, जो भी है आप उसको फेस करना सीखें। वंस यू आर आउट ऑफ फियर जोन, तो फिर आप लर्निंग जोन में आ जाते हैं। तो ये मैंने जैसे कहा कि वो वही वाला लर्निंग जोन है जो कि जहाँ से आपने शुरू 90 डेज किया था। तो आप अपने आप को ये समझ लें, 90 डेज या उससे पहले वाला जब आप हंटिंग कर रहे थे, तो आप ये समझ लें कि आपने ये जो सर्कल मुकम्मल किया है, ये हमेशा चलते चले जाना है। इसके नतीजे में आप आएंगे 4th जोन में, दैट इज ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन क्या है मुनीबा? जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं। पहले एक हायरार्की होती थी कि आपने लेट से एसोसिएट हायर हुए हैं, उसके बाद आप टीम लीड बनेंगे, फिर आप मैनेजर बनेंगे, सीनियर मैनेजर होंगे, डायरेक्टर, वीपी, और तब तक आप या तो रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाएंगे या अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन अभी डायनामिक्स ऐसे चेंज, आप देखें इंडस्ट्री में एचओडीज लेवल पर आपको 30s में 32, 35, 38 में लोग मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनके अंडर 50s वाले लोग होते हैं, 20s वाले भी होते हैं, 50s वाले भी होते हैं। बिल्कुल। अब जो मैं खास तौर पे जिक्र करने जा रहा हूँ, जो जिसको मिलेनियल्स कहते हैं, आपकी जनरेशन, अच्छा, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। कैसे खतरनाक अच्छा। है? ये बड़े हेल्पफुल हैं और ख़तरनाक इसलिए हैं कि इन्होंने पूरी की पूरी चेन जो है ना, वो डम फोन से लेके स्मार्टफोन देखी है और ये इन्होंने बहुत क्विकली देखी है। जो इससे पिछली जीनियल्स की जनरेशन है, उन्होंने अपने हाथ से ये चेंज इन्वेंट की है, दैट इज वाई दे आर मास्टर ऑफ इट। लेकिन मिलेनियल्स ने अपने हाथों पे ये सब कुछ गुजारा है। उन्होंने स्मार्टफोन्स किए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को एक पेज पे आते हुए देखा है। मोबाइल्स में टाइम जोन जो है वो ये कि जहाँ 7 बजे लाइट्स ऑफ होती थी, अब वो नहीं होती। ये सारा कुछ उन्होंने देख लिया ना। तो अब दे आर, इफ नॉट देयर बॉसेस, दे आर योर फ्रेंड्स। तो मैं कहता हूँ मिलेनियल्स के साथ जो अगली जनरेशन आ रही है, इनको दोस्त बना लें। अच्छा, इनके साथ बैठ के सीखें। ये अनकॉन्शियसली वो काम कर रहे हैं जो आपके लिए नए थे 10 साल पहले। स्मार्टफोन के जरिए आप इनसे चैट जीपीटी की बात कर लें, तो इनको पता होगा चैट जीपीटी पे क्या है, स्मार्ट सॉल्यूशंस क्या हैं। इनको पता होगा कि कहाँ पे आपने सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है और आपको पूरी वेब प्रेजेंटेशन सामने निकल के आ जाएगी। सो दे नो शॉर्टकट्स। तो उन शॉर्टकट्स को अगर आपका एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लेकिन शॉर्टकट्स भी पॉजिटिव होने चाहिए ना। ये वो वाले शॉर्टकट्स नहीं है जो लोग करते हैं और कामयाबी हासिल करने के लिए शॉर्टकट्स लेते हैं। सियासी शॉर्टकट्स नहीं लेने, आपने पॉजिटिव शॉर्टकट्स लेने। तो वंस यू आर देयर विद, मैं कह रहा हूँ जो शॉर्टकट्स इन्होंने सीखे हुए हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से शॉर्टकट्स, तो वो आपका एक्सपीरियंस और उनका वो शॉर्टकट्स और नॉलेज मिलेनियल्स का। अब जमाना कंपटीशन का नहीं रहा, अब कोलैबोरेशन का आ गया। तो मैं आपके साथ फाइट करके आपको खींच यहीं पे मर जाऊंगा, आगे नहीं निकलूंगा, आगे नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर हम कोलैबोरेट करते हैं, और मैं एक्नॉलेज करता हूँ इस चीज़ को कि आप नॉलेजेबल हैं, आपके पास चीज़ें लेटेस्ट डिसिप्लिन मौजूद है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं बड़ी फाइट्स में बड़े बुजुर्गों को हरा के बैठा हूँ या हार के बैठा हूँ, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, आप मुझे अपना नॉलेज दे सकते हैं। तो अगर हम कोलैबोरेट करते हैं इन दिस ग्रोथ जोन, फिर हम हॉरिजेंटली, ये हमारी जिम्मेदारी है ग्रो करना, और वर्टिकली। तो इस पे अगर मैं कंक्लूड करूं तो ग्रोथ जोन मींस, इट डज नॉट मीन कि आपने एक ही काम 30 दफ़ा किया है। अच्छा, एक काम आपने 30 दफ़ा किया है, वो रिक्वायरमेंट है काम की, लेकिन साथ ही साथ आपने इंडस्ट्री में घूम फिर के, सिर्फ अपनी इंडस्ट्री नहीं,
बाकी भी है, बाकी इंडस्ट्रीज भी। यहाँ पर नेटवर्किंग प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा, बहुत सारी जगह पर बहुत सी इंडस्ट्रीज के लोग आते हैं। कोई आईटी का बैठा होगा, कोई फिल्म टीवी का बैठा होगा, कोई आपको बैंक का बैठा हुआ मिलेगा, और तीनों ही जीएम्स हैं। तो आप उनसे फिर पीपल मैनेजमेंट सीखते हैं। एक बंदा है जो यहाँ बैठ के अमेरिका में अपनी मैनेज कर रहा है टीम को, तो आप उनसे फिर टेक्निक सीखते हैं। तो वंस यू आर इन द ग्रोथ जोन, तो आपके पर्क्स एंड बेनिफिट्स वो बढ़ते जाते हैं, आपकी फाइनेंशियल वैल्यू ऐड होती जाती है, और आप अपवर्ड भी बढ़ते हैं। अपवर्ड भी। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए, इसमें हार्ड वर्किंग ज़्यादा ज़रूरी है, स्मार्ट वर्किंग ज़रूरी है? स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बगैर नहीं आता। अच्छा, देखिए स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, वही जो मैं बात करूँ कि शॉर्टकट्स का पता होना चाहिए पीछे। तो अगर मैं उन मिलेनियल्स की बात करूँ जिनको ये चीज़ें पता है, तो उनके पीछे उनके वो वालिदैन लगे हुए हैं जो मुसलसल कहते थे कि आईटी का कोर्स करो, ये देखो पाइथन सीखो वगैरह। तो हार्ड वर्क कम्स, स्मार्ट वर्क कम्स आफ्टर द हार्ड वर्क। तो आपको अगर मुसलसल मेहनत करने की आदत नहीं है और आपको लगता है कि आप कोई भी चीज़ क्विकली कर सकते हैं, तो इट विल नॉट गो राइट वे। अच्छा, क्या होगा, आप फिर किसी इसी तरह के ट्रैप में आ जाएंगे। वो जैसे क्विक मनी वाले लोग नहीं आते, वो आपको बताते हैं 2 रुपए जमा करवाएं 10 रुपए मिलेंगे। एग्जैक्टली, हाँ। तो फिर आप उस ट्रैप में आ जाते हैं। तो लर्न टू आइडेंटिफाई कि इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं। ओके। अगर आपका टेम्परामेंट हार्ड वर्क का है तो आप स्मार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका टेम्परामेंट थोड़ा है और आप सिर्फ स्मार्ट वेज ढूंढ रहे हैं, हार्ड वर्क करने के आदी नहीं है, तो फिर आप ट्रैप में आ जाएंगे। फिर आप जो है ना वो आपका ज़ाया हो जाएगी हर चीज़। जैसे वहाँ पर आपकी जो कमाई ज़ाया होती है ना, आप जो इतने पैसे लगा के कि जी डबल हो जाएंगे, तो इसी तरह फिर आप कह लें कि आपका पूरा करियर ज़ाया होने, बिजनेस के डबल शाह भी मुझे एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये फवाद साहब, ये प्रोसेस जो है ये कहीं पे जाकर रुकता है कि सारी पूरे जितना भी आपका करियर है ज़िंदगी में, ये तब चलता रहता है, इवॉल्व करता रहता है? प्रोफेशनल लाइफ में तो ये चलता रहेगा, इसकी बल्कि स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा। यानी जो मैं कह रहा हूँ 3 साल, वो 1 साल हो सकता है, चंद महीनों पे आ सकता है। आपको कंसिस्टेंटली अपग्रेड करना है। अब आप ये नहीं कर सकते। आप कभी बात करके देखें ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप अपने पुरखों से बात करते हैं ना, तो पता चलता था अल्लामा इकबाल ने एक खत लिखा जर्मनी में, इस लाइब्रेरी में ये किताब पड़ी हुई है, वो आते आते 1 साल लग गया, और अल्लामा इकबाल के पास पहुंचते पहुंचते किताब को 1 साल लग गया। अब आप वो ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं, आपके पास मौजूद हैं, तो आपको रीडिंग हैबिट को डेवलप करना। साहब वो कर सकते हैं। हाँ जी, मैं कहा विद नैनो सेकंड्स आप वो सारी चीजें निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर आपको करना क्या है, आपके ये तो एक अच्छी बात है ना, तो आप हार्वर्ड के फ्री कोर्सेज पढ़े हुए हैं, गूगल के फ्री कोर्सेज पढ़े हुए हैं, आपको पता है कि आपकी जगह पर यहाँ पर बैठ के जो आप काम कर रहे हैं, इसमें आईटी एडवांसमेंट कहाँ तक पहुँच चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे ले जा चुकी है सारे सिस्टम को। तो वो क्विकली हो रहा है सारा कुछ, इट इज़ हैपनिंग इन सेकेंड्स। तो अगर वो सब कुछ क्विकली हो रहा है, तो आपको भी उतनी ही तेज़ी से सीखना पड़ेगा। तो जो आपका सवाल है कि क्या ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, यस, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, और आपको अपने बच्चों के साथ एक स्टूडेंट के तौर पे बैठना पड़ेगा। एग्जैक्टली, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जब अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन लेवल जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये सारी चीजें जिस मुझे तरह लगता है, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है अल्लामा इकबाल की वो दुआ थी ना, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, वो कबूल हो गई है। अब जवान पीरों के उस्ताद बन के कि वो अपनी जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होने की कोशिश करें, उसको सीखने की कोशिश करें, और वही सारी चीज़ें जो बच्चे सीख रहे हैं आप पे भी लाजम है कि आप भी वो सीखें। हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और एंड में मैं ये कहूँगी कि जॉब अगर आपको मिल जाती है इन केस, तो उसमें कंफर्ट जोन में जाने से बेहतर है कि ख़ुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, नई टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें और उनको सीखने की कोशिश करें। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्योंकि आज वीकेंड है और वीकेंड पे आपको पता है कि हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के टैलेंटेड बच्चों से, या कोई भी हो सकता है जिसमें टैलेंट भरपूर हो। तो आज भी यंगेस्ट ब्लैक बेल्ट बच्चों से आपकी मुलाकात करानी। तीनों बहन भाई हैं और उनको एजाज़ ये हासिल है कि जो उनका सबसे छोटू वाला भाई है ना, वो 10 साल का है, और वो जनाब यंगेस्ट पाकिस्तान का जो ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है। 10 साल की उम्र में जनाब कराटे और ताइक्वांडो और जनाब क्या क्या बच्चे आजकल कर रहे हैं, तो उनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है। मारूक मशल हैं हमारे साथ, अहमद ईसा हैं और अहमद मूसा हैं हमारे साथ।
और उन तीनों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे हैं आप तीनों, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं मूसा आपसे बात करना चाहूंगी, आप यंगेस्ट ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट बन चुके हैं, कैसा फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और इसका क्रेडिट मेरे बाबा और मेरे कोच को जाता है। वाह, बिल्कुल। और मैंने भी मेहनत की, खून Obviously, पसीना हाँ। एक करके रोज़ हम लोग मेहनत करते थे। जब हमारे कोच नहीं भी आते थे तब भी करते थे, तब भी प्रैक्टिस करते थे, तब भी आपने वो करनी है। मारूका, आप मुझे बताइए, आप यू आर 14 इयर्स, तो कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, किसको देखा, किससे इंस्पिरेशन ली और फिर इस साइड पर आई आप? मुझे खुद भी सेल्फ डिफेंस का शौक था। अच्छा। क्योंकि उस ज़माने में भी और आजकल भी एक गर्ल होने की हैसियत से सेल्फ डिफेंस आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माशरे में इस किस्म के हैं कुछ केसेस भी आते हैं कि नहीं आता कुछ लड़की को, तो वो तंग करते हैं या वो चोरी वगैरह होते हैं। तो मुझे खुद भी शौक था कि मुझे आना चाहिए। फिर बाबा के साथ साथ जाना, कोच सर परवेज़ हैं हमारे कोच, उनकी क्लब यूनिफाइड ताइक्वांडो क्लब में जाके खेलना, वहाँ पे देखना ब्लैक बेल्ट्स को। ब्लैक बेल्ट लेना बहुत एजाज़ की बात है, ज़ाहिर है वो सबसे बड़ी एक यंगेस्ट उनकी सीनियर ब्लैक बेल्ट है, तो वो लेना एक बहुत ही अच्छी शौक था कि करनी है, किसी तरह ऊपर तक पहुंचना है। हाँ। और मेरा अपना भी शौक था। फिर कोच ने भी बहुत मेहनत की और पेरेंट्स का भी साथ था, तो उनके साथ ही जाकर क्लब में खेल कर तो अब यहाँ तक पहुँच। और फिर आपको देखते देखते बाकी भी दोनों भाई थे वो भी आगे कि हमने भी इसी तरह सेल्फ डिफेंस करना है। ईसा, आपको भी मारूक को देख के हुआ, इंटरेस्ट हुआ कि मैंने करना है, या आपको भी था कि नहीं मैंने भी सेल्फ डिफेंस और ब्लैक बेल्ट बनना है? थोड़ा सा खुद भी था और अच्छा। बाकी इंस्पिरेशन ज़्यादा मारू से ली थी, लेकिन खुद भी था कि अगर एक दफ़ा शुरू हो गया तो आखिर तक जाना है, और अगर शुरू कर दिया ताइक्वांडो वाइट बेल्ट से तो आखिर तक ब्लैक बेल्ट तक जाना है। क्या बात है। नहीं तो वाइट बेल्ट में क्या होता है और फिर ब्लैक बेल्ट में क्या होता है, क्या डिफरेंस है इसमें? ये ऐसी है कि जो फ़र्क है प्ले ग्रुप में और मैट्रिक में सेम वह कि प्ले ग्रुप सबसे छोटी होती है, इसी तरह वाइट बेल्ट सबसे छोटी होती अच्छा। है। आगे फिर जाते जाते येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, रेड और फिर ब्लैक। तो ये 7 बेल्ट्स होती हैं और हर बेल्ट में 2 to 3 मंथ्स का होता है, लेकिन रेड से ब्लैक में 6 मंथ्स का होता है। 6 मंथ्स का डिफरेंस होता है कि आपने वो टाइम पीरियड जो है ना वो करना और होता है। उसमें अपनी सिलेबस की अच्छी तरह तैयारी करें, फिर उसका जब टेस्ट दें तो उसमें भी जितना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे उतनी आपको वो दी जाएगी ज़्यादा, मतलब उतने आपको इज्जत भी होगी आपकी और एक वो मज़ा भी आएगा। अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगी ना आपको उस चीज़ में। तो साथ साथ आप पढ़ भी रहे हैं जी। तो क्या पढ़ रहे हैं साथ? मैं तो अभी 5th में हूँ और 5th में है। जी मज़ा भी आ रहा है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इस्लामियात, साइंस और मैथ्स है। अच्छा जी। तो मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है। हम APS में पढ़ते हैं और APS में भी ब्लैक बेल्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा शोहरत है हमारी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वाइट बेल्ट से लेकर अब हमें ब्लैक बेल्ट तक पहुंचाया। क्या बात है। इंशाल्लाह आगे भी करने का इरादा है। नहीं तो सेल्फ डिफेंस सीख के और ये कराटे सीख के तो अपने दोस्तों को नहीं डिशम कर रहे होते हैं? नहीं, जब कोई हाथ लगाए फिर अहद कर लेते हैं कि उसकी एक आध हड्डी तोड़ के ही छोड़नी है। क्या बात है, वाह जी वाह। और ऐसे ही एक वाकया था, हम कजन सारे जा रहे थे वॉक के लिए गए थे। फिर तो डरते होंगे सारे आपसे कि भाई ये तो हमें मार देगा और हड्डी हड्डी तोड़ जी देगा। स्कूल में तो होता है इस तरह। और हम लोग एक दिन जा रहे थे तो ऐसे ही हमें ना ग्लास नजर आया, अच्छा। एक छोटा सा। तो फिर हमने, और ब्लैक बेल्ट का टेस्ट भी था थोड़े दिन आगे, तो फिर हमने ये सोचा कि इसे तोड़ते हैं। माहरू ने कोशिश की, माहरू से टूट गया। अच्छा। मैंने कोशिश की तो वो मेरे इधर फिर गया और फिर मुझे 3 स्टिचेस लगे। आप ये देख भी सकते हैं। हाँ नजर आ रहा है जी, स्टिचेस लगे हैं। इसका मतलब लड़का जो है ना वो काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर मेरे मामू हैं, वो सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको बुलाया था। तब दर्द तो हो रहा था, फिर घर पे बैठ के तो आराम से हम लोगों ने तय किया कि अब दोबारा नहीं जाना। लेकिन फिर भी देखिए आज़्म है बच्चों के अंदर, वो कह ले कि हम लोगों ने आगे बढ़ना है और ब्लैक बेल्ट बनना है, तो उन्होंने बन के भी दिखाया है। तो मारू, आप भी स्कूल में करती होंगी तो सारे बच्चियां तो डरती होंगी आप? बिल्कुल डरती हैं, बहुत दहशत वगैरह तो है ही, जाहिर है अपने स्कूल में क्लास में भी है और गली में ख़ास तौर पे वहाँ पर तो कुछ इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, ज़रूरत पड़ी है ताइक्वांडो की। अच्छा, बिल्कुल क्या बात और है। उसके अलावा क्लास फेलो में क्लास मेरी एक बच्ची जो कराटे में है वो भी ब्लैक बेल्ट के आसपास, उनकी एक रह गई है, उसके बाद वो ब्लैक बेल्ट पे हैं। तो हम
बातें शातें करते रहते हैं सेल्फ डिफेंस की, डिफरेंट मार्शल आर्ट्स की। और हाँ जी तो बिल्कुल। नेक्स्ट गोल्स क्या हैं आपके? नेक्स्ट गोल्स यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके अपने मुल्क के लिए जीतेंगे और मेडल्स और मुख्तलिफ ट्रॉफीज़, गोल्ड मेडल्स वगैरह लेके आएंगे इंशाल्लाह। अभी भी माशाल्लाह इतनी ट्रॉफीज़ आप देख सकते हैं कि बच्चों की पड़ी हुई हैं, बेल्ट्स पड़ी हुई हैं, दूसरा उन्होंने जो मेडल्स हैं वो भी पहने हुए हैं, और माशाल्लाह इतने हमारे जो है टैलेंटेड बच्चे हैं। तो ईसा, आप घर में भी तीनों प्रैक्टिस करते रहते हैं आपस में कि हाँ नहीं? जी, करते ही रहते हैं। बल्कि एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस करते करते ही जोश आया, इन दोनों की लड़ाई हुई और उसमें हमारा लैपटॉप वो टूट गया, किक लगी और लैपटॉप टूट गया। तो ये जोश में चलता रहता है। ये चलता रहता है। तो फिर मामा बाबा ने कुछ नहीं कहा, डांटा? डांटा तो था, जाहिर सी बात है, वो एक लॉस हुआ था, लेकिन चलता रहता है। तो आप क्या आगे मतलब इसी को कंटिन्यू करना चाहोगे या साथ साथ कुछ और भी करना है? इसको भी कंटिन्यू करना है, और आगे मेरा एक तो या तो आईटी में जाने का इरादा है, क्योंकि मुझे बहुत शौक है ऑगमेंटेड रियलिटी का और एआई वगैरह का। वाओ। और या फिर इसी को ही आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इसको कंटिन्यू करने का आगे इरादा है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। बहुत अच्छा लगा आप तीनों से मिलके, टैलेंटेड बच्चों से मिलके। वैसे ही जनाब खून जो है ना वो जोश मारना शुरू हो जाता है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन मसला ये है कि उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता, उन्हें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं कि वो अपना आके टैलेंट दिखाएं। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है आप सबके लिए खुला है, आप टैलेंटेड हैं तो आप यहाँ पर आए और अपना टैलेंट जो है पूरे पाकिस्तान को दिखाएं। हमारे साथ मारूफ मशल मौजूद थी, अहमद ईसा और अहमद मूसा मौजूद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इन तीनों बच्चों से हमने आपकी मुलाकात कराई है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद कुछ गेस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरे ही नाम से हर इब्तदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 ये जहाँ जब ना था, ये भी जब ना थी, ये जहाँ जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, तो
तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब हमारे शो को, आज के शो को चार चांद लगा दिया है। हसन शहबाज कवाल ने हमें ज्वाइन किया है। जनाब को खुश आमदीद कहते हैं। रागुल लाहौर में कैसे हैं आप? बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा है और चार चांद लगा दिए हैं। कब से शुरू किया आपने ये सारा करियर आपका? बचपन से शुरू है सिलसिला गाने बजाने का। अच्छा, बचपन से और अभी तक ये चल रहा है? चल रहा है, अल्लाह की मेहरबानी। किससे सीखा आपने? ये मेरे अपने वालिद साहब से सीखा है। वो भी कवाल थे। अच्छा, वो भी अपनी जवानी से ये इस स्ट्रगल को लेके चल रहे हैं, तो मैं भी उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। क्या बात है। और ये बड़ा मुश्किल फन है कह सकते हैं बस आप, मुश्किल कह सकते खासतौर पर कवाली गाना। कवाली को ये लेके चलना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसकी बंदिश बनाना, इसको चल के लेके चलना, लेके साथ आवाज़ के साथ लोगों को एंटरटेनमेंट करना, ये मुश्किल बात होती है। कवाली गाना आसान है, कवाली मुश्किल है। और दूसरा ये कि लाइव वो भी गाना, वो भी बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी खिते में बताएं किससे मुतासर है? हमारे जो क्लासिकल या जो सिंगर्स हैं, किन से मुतासर आप? मुतासर तो हमारे जो फनकार देखी जाते हैं, वर्ल्ड के जो फनकार है, खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब, क्या बात है, शहनशाह गज़ल मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जान जी, गुलाम अली साहब, राहत साहब, ये बड़े फनकार हैं। इनका मैं बहुत फ़ैन हूँ और उनको मैं बड़ा लाइक करता हूँ। क्या बात है। तो मैं तो चाहूँगी क्योंकि वक्त की शॉर्टेज है, तो दोबारा से फिर कोई आप हमारी नज़र करें, क्या सुनाने वाले हैं? मैं राहत जी का गाना प्ले कर रहा हूँ। चलें जी, श्योर। लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिल तर से नहीं। लगन लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन। आजा ओ मेरी जान, मेरे दिल का जहां, मांगे तेरी खबर, ढूंढे तेरा निशान। लग तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन।
लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन। सागा सारे गरे रे सा